उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार की शाम के साथ ही एक बार फिर हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। आधे घंटे के इस सफर में हम आपको लिए चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव जहां की शक्ति है। ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं। ऐसा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं, सिक्किम सरकार ने मेरो रुख मेरो संस्कृति पहल पर जागरूकता शुरू की। असम का अंबुबाची मेला चहल पहल के साथ मनाया गया। नागालैंड में घरेलू नल कनेक्शन का आंकड़ा 71% से ऊपर पहुंचा। त्रिपुरा में अनानास की बेहतरीन किस्मों पर हम बात करेंगे। मेघालय में नशीले पदार्थों की समस्या के हल के राज्य सरकार के प्रयास और सोनामुरा सीमा पर बाड़ लगाने के काम की जानकारी हम लेंगे। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सिक्किम। सिक्किम के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य सरकार की मेरो रुख मेरो संतति पहल पर 26 जून को ग्यालशिंग बाजार में एक मनोरम नुक्कड़ नाटक और एक थीम गीत का प्रदर्शन किया। मेरो रुख मेरो संतति योजना में सिक्किम में प्रत्येक नवजात बच्चे के जन्म के बाद उसके लिए 108 पौधे लगाना शामिल है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत इस नाटक ने बड़े प्रभावी ढंग से इस सारी पहल के बारे में आवश्यक जानकारी दी और लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रादेशिक प्रभाग के ग्यालशिंग के प्रभारी वन अधिकारी श्री सक्सेना मेरो रुख मेरो संतति पहल को समुदाय के करीब लाने के महत्व के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। 108 पेड़ हम लगा रहे हैं हर बच्चे के नाम से। हर बच्चा जो सिक्किम में जन्म ले रहा है, ये जो हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक था, ये उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए था। और ये जो हमारे अलग अलग पात्र थे, वो हमारे ही अलग अलग स्टाफ, काफी सारे लोगों ने अलग अलग पात्र प्ले किए। हमारा जो मेरो रुख मेरो संतति का ऑफिशियल सॉन्ग है, वो भी गाया। सभी जो यहाँ पे काफी सारे लोग आए थे और बच्चे भी आए। उसमें बच्चों का खासकर काफी बेसिकली लोगों से इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाए, नए तरह का पहल था कि कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। अभी करने का कारण भी यह है कि अभी प्लांटेशन सीजन भी आने वाला है, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़े इसके लिए। और हम इस नाटक को और गली गली में लोगों के पास लेके जाएंगे, अलग अलग जगह, ताकि और जागरूकता बढ़े और इस स्कीम को एक मास मूवमेंट की तरह हम बढ़ा सकें। और जैसा हमारे सिक्किम स्टेट, द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया हमारा सिक्किम जो स्टेट है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक पहल हमारे डिपार्टमेंट की है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस नाटक के माध्यम से इसकी और अवेयरनेस बढ़े। नुक्कड़ नाटक के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने जागरूकता पहल को बढ़ाने के लिए मेरो रुख मेरो संतति थीम गीत का लोगों के सामने प्रदर्शन किया। वन विभाग का लक्ष्य जागरूकता पैदा करने के लिए ग्यालशिंग जिले के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित करना है।
इससे समुदाय में जागरूकता तो बढ़ती ही है, साथ ही विभागीय सदस्यों की इस प्रेरणा से समुदाय में जागरूकता बढ़ती है। These performances help in community mobilization as well as motivate departmental staff members. With Madhu Sharma, this is Saikat Sarkar for Akashvani News Sikkim. और अब रुख करते हैं असम का। असम में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित अम्बुबाची का वार्षिक मेला बीते सप्ताह गुवाहाटी में शुरू हुआ। मेला वैसे एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में उमंग उठने लगती है। खासकर बच्चे मेले को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन बड़े लोग यहाँ संस्कृति की झलक देखने जाते हैं। अम्बुबाची मेले की निवृत्ति 26 जून को हुई। इसके बाद सभी अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए गए। ये वार्षिक मेला मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है, जो असम के महीने आहार के दौरान जून के मध्य में पड़ता है। जब सूर्य मिथुन राशि में जाता है तब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है। और इसी के बारे में हमें और जानकारी दे रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मलया खाउंड। ये अम्बुबाची मेला है कामाख्या मंदिर, असम का मशहूर मंदिर, जो ब्रह्मपुत्र असम का जो माइटी रिवर शक्तिमान नदी ब्रह्मपुत्र का ऊपर नीलाचल पहाड़ में जो अवस्थित है, वो राजा नरकासुर ने बनाया था। ये मंदिर एक बहुत मशहूर मंदिर है, भारत का बहुत पीठ का जैसे ये भी एक महापीठ है, देवी माँ का पीठ। तो उसका एक पौराणिक कहानी जुड़ा हुआ है। जो एक कामाख्या माँ ये पार्वती का अन्य रूप देवी माँ का सती रूप का है। जो सती का जन्म हुआ था हिमालय का राजा जो दक्षराज का, तो दक्षराज का बहुत प्यारी बेटी सती शादी हुआ था शंकर भगवान का, देवादेव महादेव का साथ। हर साल बहुत धूमधाम से हवन यज्ञ करते हैं, तो उसमें वो लोग भी न्योता दिया दामाद और सती जी को। लेकिन महादेव का महिमा अपार है, वो सबको जगत को रक्षा करता है, पालन करता है। तब भी वो वेशभूषा धारण करने में इसको पूरा साधारण भाव से दिया। तो सती जी को और शंकर भगवान को दक्षराज अच्छा से तरीका से सत्कार नहीं की, थोड़ा सा उसको अपमान जैसा महसूस हुआ। सती माँ अपना शंकर भगवान भोले जी है, उनका भी थोड़ा सा लगा। तब सती माँ इतना से वो कालो रूप बहुत गुस्सादार हो गया, कालो रूपी होके वो जो पिता का जो हवन जगह था, पवन अग्नि था, अग्निदेव, उसमें कूद पड़ी, सत्यानाश हो गया, उसमें कूद पड़ी। शंकर भगवान भी बेमूल हो गया, क्या करो। फिर विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी भी बहुत चिंतित हो गया, शंकित हो गया, क्या हो जाएगा, अभी जो धरती शेष हो जाएगा, निःशेष हो जाएगा, क्या करा जाए। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, तो महादेव ने क्या किया, वो अग्नि से जब भस्म हो गया, सती का जो देह था उनका लेके वो कान्ही में लेके वो रवाना हुआ कहाँ तक, वो हिमालय से जाके अपना कामाख्या असम अभिमुख में। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र उनका साथ में जोड़ा हुआ दिया, साथ में दे दी अंजाना में। जो अम्बुबाची मेला सप्ताह भर के लिए है, तो उसपे बहुत पूजा पाठ बाहर में होता है, लोग का भीड़ होता है। असम का कोने कोने से, भारत का कोने कोने से, जहाँ नेपाल, भूटान, मॉरिशस और जहाँ जहाँ हिंदू लोग है, अबाल वृद्ध वनिता बुद्धा जवान जो भक्तों का हजार लाख भक्तों का वो नीलाचल पहाड़ में कामाख्या देवी का लिए भीड़ होता है दर्शन का लिए। तब यातायात बंद करता है, गाड़ी मोटर रिक्शा साइकिल कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसा पावन पर्व में लोग का मन तन खुश होके वॉकिंग चल के दर्शन लाभ करता है। एक सप्ताह बहुत धूमधाम से नीलाचल पहाड़ कामाख्या मंदिर में ये देखने लायक त्योहार होता है। अम्बुबाची मेले में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं।
अब बात त्रिपुरा की। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में अनानास की बेहतरीन किस्मों में से एक है क्वीन अनानास। ये किस्म विशेष रूप से त्रिपुरा में ही उगाई जाती है। क्वीन के अलावा त्रिपुरा में उगाई जाने वाली अनानास की एक और प्रसिद्ध किस्म है क्यू। त्रिपुरा में क्वीन अनानास की खेती की जाती रही है और बाजारों में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। 5 वर्ष पहले की बात है जब त्रिपुरा के दौरे पर आए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्वीन पाइनएप्पल को राज्य का फल घोषित किया था। त्रिपुरा को देश में क्वीन अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। क्वीन अनानास की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अनानास की अन्य किस्मों से अलग करती हैं और ये हैं इसकी सुगंध, इसका रसीला स्वाद और इस अनानास का वजन में काफी हल्का होना। राज्य के बागवानी विभाग के निदेशक फणी भूषण जमातिया ने बताया कि खरीदारों के बीच क्वीन अनानास की मांग बहुत अधिक है। उनके मुताबिक जब विदेशी मेहमान त्रिपुरा आते हैं तो उनका स्वागत क्वीन अनानास खिलाकर किया जाता है। त्रिपुरा के क्वीन अनानास का दिल्ली में भी बहुत अच्छा बाजार है। सरकार ने त्रिपुरा राज्य में अनानास का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कई कदम उठाए हैं। पिछले 5 वर्ष से अनानास की बागवानी के लिए उत्पादकों को बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा अगरतला हवाई अड्डे को केंद्र सरकार द्वारा कृषि उड़ान योजना में शामिल किए जाने के बाद से राज्य के अनानास उत्पादक कम लागत पर राज्य के बाहर बड़ी मात्रा में अनानास भेज पा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में राज्य में 11,505 हेक्टेयर क्षेत्र में अनानास की खेती हुई। इसमें से राज्य में उगाए जाने वाले 35% अनानास क्वीन किस्म के हैं और 65% क्यू किस्म के हैं। अब चलते हैं नागालैंड की ओर। नागालैंड में 26 जून तक काम कर रहे घरेलू नल कनेक्शन का आंकड़ा 71.42% तक पहुंच गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री जैकब जिमोमी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस उपलब्धि की घोषणा की और साथ ही कहा कि दुर्गम क्षेत्र और असंख्य चुनौतियों के बावजूद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री जिमोमी ने कहा कि ये उपलब्धि विभाग के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करने और नई प्रतिबद्धता के साथ लोक कल्याण के लिए काम करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब बात करते हैं मेघालय की। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ सरकार की नई 50 करोड़ रुपए की एक परियोजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है ड्रीम यानी ड्रग रिडक्शन एलिमिनेशन एंड एक्शन मिशन। राज्य में नशीली दवाओं की लत की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं जिससे युद्ध स्तर पर यानी हर संभव प्रयास करके नशीली दवाओं की तस्करी की समस्या और समाज पर पड़ रहे इसके नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दोहरानी पड़ी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 3 लाख युवा नशे की आदत से पीड़ित हैं और इनमें से 40,000 युवा नशे के आदी हैं। इस वर्ष जनवरी में कैबिनेट ने मेघालय को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने के मिशन को स्वीकृति दी और कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के उपयोग की घटनाओं को खत्म करने के लिए एक बहुआयामी समन्वित रणनीति के माध्यम से संस्कृति और समुदायों का लाभ उठाया जाएगा। राज्य में स्वास्थ्य नीति के जीवन चक्र दृष्टिकोण के अंग के रूप में इस ड्रीम योजना को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए रोकथाम नीति 2020 के अनुसार बनाया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा युवाओं को उनकी क्षमता का एहसास करने के लिए
अवसर प्रदान करने की दिशा में ही एक प्रयास है ताकि युवा किसी भी प्रकार के उधार जाल में ना फंसे। ड्रीम मिशन के एक मिशन निदेशक होंगे और उनकी टीम इससे जुड़े विभिन्न विभागों के प्रयासों के समन्वय में सरकार की सहायता करेगी और साथ ही साथ प्रचार अभियान चलाने और जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने के लिए कुल 5 करोड़ रुपए की राशि इसमें निर्धारित की गई है। ये सभी काम इस मिशन के अंतर्गत ही आएंगे। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें ड्रीम मिशन पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये एक सुनियोजित यानी योजनाबद्ध पहल है। मुख्यमंत्री श्री संगमा ने कहा कि ड्रीम योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल लागत प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए है, जो अगले 5 वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपए बैठती है। उन्होंने आगे बताया कि विभिन्न पुनर्वास केंद्र और गैर सरकारी संगठनों को उपचार, पुनर्वास और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बेहतर भविष्य के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सामूहिक कार्रवाई और सामूहिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में समर्पण के लिए मेघालय पुलिस की प्रशंसा की और उनसे अपने प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। The police department and the social welfare department have jointly hosted the program. The police department has presented all the action that they've taken in the last couple of years, and in fact before that also on the actions that they've taken against drug trafficking, and the numbers are there to show in itself on the kind of work that the police department has been doing. And I would like to congratulate every single officer of the police department from the bottom to the top for all their efforts that they've put in the last many years to ensure that proper enforcement was there in terms of action against drug traffickers. नशीली दवाओं के दुरुपयोग का प्रभाव केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि परिवार पर और कह सकते हैं कि पूरे समाज पर भी पड़ता है। इससे निपटने की तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया जा रहा है। आशा है कि सरकार के इस प्रयास से राज्य में युवाओं में नशीली दवाओं की लत की समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। This is Priyam Chatterjee with Lamphong Nongspang for Akashvani News Shillong. पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक साक्षात्कार पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जल क्षेत्र में विकास विषय पर IWAI गुवाहाटी में निदेशक ए सिल्वा कुमार से बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। What is the mandate of our ministry, what are the department, and what are the basic things, priorities-based things you are doing in Guwahati? IWA was set up in 1986. It was set up by Act of Parliament. Up to this 2014, this National Waterway, our mandate is for navigation and safety of the waterway movement. It is similar to the National Highway, how they make the highways under. Similarly, waterway comes under National Waterway, and all this safety, navigational purpose, all this thing will be done by IWA only. You see, up to 2014, there were only 5 national waterways, all spread across the India. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, 106 new national waterways were decided and they were identified, and it was declared in 2016. Now we are having total 111 national waterways. In this 111 national waterways, 20 national waterways comes under this northeast region. In Assam, there are 12 national waterways, and then in Meghalaya, around 5 national waterways. Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh, we are having one national waterways each. And if we come to works that are being done in Northeast in the last 8 to 9 years, so what are the major achievements that you have achieved in Northeast? Yes, that is one thing I told them. First achievement is that one, this our Honorable Prime Minister was showing an importance for this development of national waterway as an alternate mode of communication for both passenger and cargo traffic. On that basis only, this 106 new national waterways was declared at the first instance. Then if you see this Honorable Prime Minister's speech during this inauguration of Dola Saidia Bridge under Brahmaputra, he has emphasized for his Act East policy for reduce this isolation of the region by improving the all-round connectivity through road, rail, telecom and waterway sector. That was the first priority he has shown that one. Next, during this budget session also about this development of National Waterway 2 was announced.
Then during this independence speech also, Honorable Prime Minister has given importance for this connecting Northeast region with Bangladesh, Myanmar, Southeast region through this Act East policy. As per the vision of this Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, waterway provides an alternative mode of communication for both passenger and cargo traffic. This is what things are being done here. Yes, that is the first development, that one. After this, under this vision of this Honorable Prime Minister, this budget also has been allotted for developing this National Waterway 2, the Brahmaputra National Waterway, 472 crore. It is a 5-year that SFC. It has been approved for developing the Brahmaputra, and there's a river. There is one river, River Barak. That is National Waterway number 16. 145 crore was also sanctioned in the SFC for this one. And third, this thing is that Indo-Bangladesh protocol is there. For protocol work, around 305 crore. The basis of 80 and 20% sharing, 80% Indian government, 20% sharing by Bangladesh government. That 305 crore is also sanctioned for this project. And after this also, if you see that one major, what we are doing is the ship repair facility. For so many years, there was a issue raising that one. The year in Northeast region, we need a ship repair facility. Because normally a ship want to be get repaired, means they have to go to Calcutta. The time taking for going and coming back, it will take almost more than 1 month. Money also involved for a lot of expenditure. For that, what happened, our Honorable Minister Saravanan Sonowal sir, guidance and as leadership, we have made a dedicated investment board, that DIB proposal, 208 crore project that was sanctioned for constructing a ship repair facility at Pandu Port. Now that work already we have given to Hooghly Cochin Shipyard as a project implementation unit. Now they have floated tender, online tender, and work has been awarded to L&T Geostructure. Work order also issued, agreement signed, everything. Now work started by L&T. This is a major thing, 208 crore project. And another one thing I can say that one, with the support from the state government also, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sarma, they have given a 3.5 acre of land also to IWI, free of cost. In that land only we are developing this ship repair facility adjacent to our Pandu Port. That work already started. Now it will be completed within 18 months, and this will give a very important for repair facility, so that many operators will come freely. That will be developed in 2 phases, total 450 crore project. Now first phase already work awarded to L&T, and work also started. That is about one project. When the work is likely to be completed? This is a 18-month project. Now this December. Mostly they will be completing by December 24 or March 25. But we are trying to compress the project and complete it before that one. And L&T also mobilizing manpower, machineries more, and working in a 3-shift basis. They are trying to complete the project early. And thank you, sir, for giving the insightful inputs to our listeners. I think listeners will be benefited. Thank you very much, All India Radio, for giving this opportunity to IWA for this one. Thank you very much. अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जल क्षेत्र में विकास विषय पर IWAI गुवाहाटी के निदेशक ए सिल्वा कुमार से हमारे संवाददाता मानस प्रतिन शर्मा की बातचीत। और अब त्रिपुरा का रुख करें। त्रिपुरा देश में पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जो पड़ोसी बांग्लादेश के साथ 800 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। हालांकि भारत की अधिकांश सीमाओं पर बाढ़ लगा दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से ऐसे हैं कहीं कहीं पर जो छूट गए हैं। हाल ही में सिपाहीजाला के अंतर्गत सोनामुरा उपमंडल स्थित ऐसी ही बची हुई कुछ जगहों पर बाढ़ लगाने का काम शुरू किया गया है। बाढ़ लगने के बाद ये इलाका सीमा पार तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बांग्लादेश के साथ 84 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाले सोनामुरा में अभी भी 6 किलोमीटर से अधिक सीमा पर बाढ़ नहीं लगी है। हालांकि बीएसएफ के जवान इस बिना बाढ़ वाले क्षेत्र पर अत्यधिक सतर्क हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग बढ़ रही है कि सीमा को कटीले तारों की बाढ़ के माध्यम से और अधिक सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सिपाहीजाला के जिला मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने बताया
कि करीब 6 किलोमीटर के बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में लगभग 6 हिस्से ऐसे हैं जहां बाढ़ लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ लगाने का काम शुरू होने के बावजूद कुछ धीमी गति से चल रहा है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ये काम कर रही है और उन्हें जिला प्रशासन ने अपने काम में तेजी लाने के लिए भी कहा है। सिपाहीजाला जिले के डीएम विशाल कुमार ने सोनामुरा बाढ़बंदी के बारे में बताया। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी सोनामुरा सब डिवीजन में ही कुछ लैंग्स है जो अनफेंस्ड है। सोनामुरा का टोटल जो बॉर्डर एरिया है वो 84 किलोमीटर है, उसमें से लगभग 6.25 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है। 6 स्ट्रेचेस में डिवाइड करते हैं और उस पे सभी स्ट्रेचेस में लगभग काम शुरू हो गया है। एनबीसीसी काम कर रही है। कुछ जगहों पे काम स्लो चल रहा है। हम उनकी अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी जगहों पे काम जल्दी से खत्म हो जाएगा। डेट मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक कंप्लीट जो काम है वो हो जाना चाहिए। यहाँ सीमा पर भारतीय क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग बाढ़ लगाने की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि अगर एक बार बाढ़ लगाने का काम पूरा हो जाता है तो इस साल के अंत तक अवैध गतिविधियों में 90 से 95% की कमी आ जाएगी और पूरे सोनामुरा डिवीजन को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। कुणाल शिंदे फ्रॉम अगरतला। और आइए अब चलने से पहले आपको सुनवाते हैं मणिपुर का ये गीत। मणिपुर 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 बोलोय नंगी मणिपुर मणिपुर बोलोय नंगी मणिपुर मणिपुर लाई जनूंगी मणि लाई जनूंगी मणि मणिपुर 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 बोलोय नंगी मणिपुर मणिपुर बोलोय नंगी मणिपुर मणिपुर। प्रत्येक रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह रविवार की शाम आपसे फिर मुलाकात होगी। मणिपुर 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 बोलोय नंगी मणिपुर मणिपुर बोलोय नंगी मणिपुर मणिपुर। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।